नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जिसमें हम खबरों के अलग अलग आयाम, अलग अलग एंगल से उसका विश्लेषण करते हैं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। इस कार्यक्रम के जरिए हम हर खबर को, उसके हर एक पहलू को समझ सकें और सच को जान सकें। आज हम जिस खबर का सबसे पहले विश्लेषण करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति और कार्यकाल पर हो रही सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच में चल रही सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से, साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से जो भी तर्क और बातें रखी गईं, वो देश के इतिहास में चुनाव आयोग को लेकर काफी अहम हो जाती हैं। लेकिन अब ये केस न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव की स्थिति पैदा करता जा रहा है। चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियों पर केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया है वो जानना सबसे पहले जरूरी है। संवैधानिक बेंच ने कहा था कि सरकार यस मैन को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाती है। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने कहा कि सरकार पिक एंड चूज की प्रक्रिया नहीं अपनाती है। संवैधानिक बेंच ने पूछा कि आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने जवाब दिया कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो परंपरागत है। संवैधानिक बेंच ने पूछा कि नियुक्ति प्रक्रिया में सीजेआई को शामिल करना चाहिए। एजी वेंकट रमनी ने कहा कि कार्यपालिका के अधिकार में हस्तक्षेप होगा। संवैधानिक पीठ ने पूछा कि 2004 से किसी भी सीईसी ने 6 साल का कार्यकाल पूरा क्यों नहीं किया। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने कहा कि चुनाव आयुक्त ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं, इसीलिए कार्यकाल आयुक्त बनने से जोड़ा जाना चाहिए। संवैधानिक पीठ ने पूछा कि 15 मई से सीईसी की कुर्सी खाली थी, तो 24 घंटे में गोयल की नियुक्ति कैसे हो गई। तो अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने कहा कि अपॉइंटमेंट क्विक प्रोसेस से होता है, 3 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं लगता है। संवैधानिक पीठ ने पूछा कि कानून मंत्री ने चुनाव आयोग के लिए 4 नाम कहां से सुझाए। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने कहा कि 4 नाम डीओपीटी के डेटाबेस से लिए गए और वो सार्वजनिक रूप से भी उपलब्ध हैं। इन्हीं सब सवालों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एकदम साफ लफ्जों में बता दिया कि वो ये केस 2 आधार पर सुन रही है। पहला तो ये कि संविधान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स के कंधों पर महत्वपूर्ण शक्तियों का भार है। इन जिम्मेदार पदों पर नियुक्ति के समय चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि बेस्ट पर्सन ही इस पद पर पहुंचे। ये बहुत अहम हो जाता है कि आखिर बेस्ट अधिकारी का सिलेक्शन और उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है। और दूसरा ये भी कि संविधान में बताई गई प्रक्रिया के तहत इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं होने का परिणाम अच्छा नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 324(2) में सीईसी और ईसीस की नियुक्ति के लिए कानून बनाने की बात कही गई, लेकिन पिछले 7 दशक में नियमों के तहत नियुक्ति नहीं हुई है। आज इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मैटर में काफ़ी लंबी सुनवाई हुई। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से आर्गुमेंट को कंक्लूड किया और गवर्नमेंट ने कई पॉइंट्स रेज किए। बेंच ने आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन गवर्नमेंट से उठाया, वो यह था कि अभी जब बेंच इस मामले का सुनवाई कर रही थी, उस दौरान ही एक इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो उसे बेंच ने कहीं ना कहीं सीरियसली उसका नोट लिया और आज एजी साहब से बेंच ने उसके अपॉइंटमेंट के सारे आरटीआई कागज़, पूरा प्रोसेस के बारे में जानकारी चाहिए, जो कल शायद पेश की जाएगी। अब बेंच की सुनवाई कल कंक्लूड होगी। कल पिटिशनर्स की तरफ से जो रिजॉइंडर दिया जा रहा है वो कंक्लूड होगा। ये घटनात्मक संस्था इलेक्शन कमीशन ये घटनात्मक संस्था है, संवैधानिक संस्था है और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इस देश की डेमोक्रेसी, चुनाव, सब कुछ उनके हाथ में होता है। और ऐसी संस्था अगर किसी के गुलाम बनकर काम करे या जो भी ऊपर के जो रूलर्स होते हैं उनके मन मर्जी के मुताबिक उनके अपॉइंटमेंट हो, तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। और एक ऑब्जर्वेशन जो है कि कोई भी चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे, क्यों? ये हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है हमारे सर्वोच्च न्यायालय का।
तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि देश में चुनाव आयुक्त की शक्ति इतनी होनी चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री का नाम भी किसी गलती में आता है तो आयोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सके, और अगर चुनाव आयोग के घुटने कमजोर होंगे तो वो मजबूती से खड़ा नहीं हो पाएगा और वो एक्शन नहीं लेता है। क्या यह सिस्टम का पूर्ण रूप से ब्रेकडाउन नहीं है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का नाम लिया कि देश में उनके जैसे चुनाव आयुक्त की जरूरत है। 1990 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने टीएन शेषन को चुनाव आयुक्त बनाया था। 1990 से 1996 तक पूरे 6 साल के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त थे। टीएन शेषन नियुक्ति से पहले कैबिनेट सचिव रह चुके थे। सीईसी बनने से पहले वो और योजना आयोग के सदस्य भी थे। राजीव गांधी की हत्या के बाद बिना सरकार से पूछे चुनाव रद्द किए थे उन्होंने। 4 चरणों में पहली बार बिहार में चुनाव कराए थे। चारों बार चुनाव की डेट बदल दी थी। टीएन शेषन ने चुनाव आयोग को सबसे शक्तिशाली बनाया। सरकार से टकराव के चलते शेषन ने पश्चिम बंगाल का राज्यसभा चुनाव रोक दिया था। इसकी वजह से प्रणब मुखर्जी को इस्तीफा तक देना पड़ा था। वीपी सिंह ने शेषन को प्रजातंत्र में लॉक आउट करने वाला भी बताया था। लेकिन इसके साथ ही एक और बात का जरूर जिक्र करना होगा टीएन शेषन को लेकर। टीएन शेषन ने एक इंटरव्यू के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि मुझे याद है जब मैं कैबिनेट सचिव था और प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि मैं चुनाव आयोग को जाकर ये कह दूं कि चुनाव फलाना फलाना तारीख को हम कराना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा हम ऐसा नहीं कर सकते। हम सिर्फ चुनाव आयोग को यह बता सकते हैं कि सरकार चुनाव प्रक्रिया के लिए तैयार है। कुछ इसी तरह के थे टीएन शेषन। टीएन शेषन ने पीवी नरसिम्हा राव से लेकर लालू यादव, गुलशेर अहमद तक को नहीं बख्शा। शेषन के नाम से ही सरकारें हिल जाती थी, बूथ कैप्चर कराने वालों की नींद उड़ जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 1991 के तहत नियुक्तियां इनकी की जा रही हैं, जिस पर कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 1991 चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें बताता है, ना कि उनकी नियुक्ति योग्यता और चयन की प्रक्रिया बताता है। अदालत ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित संविधान के आर्टिकल 324 में ऐसी नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया प्रदान करने के लिए एक कानून बनाने की परिकल्पना की गई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया। हालांकि भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा कि इस मुद्दे पर संविधान में कोई रिक्तता नहीं है। वर्तमान में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अगर देश की सबसे बड़ी अदालत ये सवाल उठा रही है कि 70 साल में चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कानून क्यों नहीं बना, तो इसका जवाब भी आपको बता देते हैं। सरकारें चुनाव आयोग से अपना नियंत्रण नहीं हटाना चाहती, ये साफ है। राज्य या फिर केंद्र के चुनाव अपनी तय तारीखों पर करवाना चाहती है। सत्ता वाली सरकार मन मुताबिक चरणों में चुनाव करवाना चाहती है। आचार संहिता पर निर्णय लेने के लिए चुनाव आयोग स्वतंत्र है। सरकारें सीईसी के जरिए चुनाव प्रक्रिया में दखल अपना बनाए रखना चाहती है, और इन्हीं आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपीए हो या फिर एनडीए, सभी सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसीलिए 18 साल में देश ने 14 सीईसी देखे हैं। यूपीए 1 की सरकार में देश में 6 मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए और एनडीए की सरकार के 8 साल में देश में 8 सीईसी बनाए जा चुके हैं। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि सरकार को निष्पक्ष चुनाव आयोग की नियुक्ति से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्वतंत्र कॉलेजियम गठित करने या बनाने के बारे में उनका जवाब गोलमोल है। जाहिर है कोई सरकार नहीं चाहती कि चुनाव आयोग में उनके परोक्ष हस्तक्षेप को भी बंद कर दिया जाए। आखिर प्रभुत्व का सवाल है और चुनाव पर ही तमाम सत्ताएं टिकी होती हैं। 2014 के बाद जिस तरीके से लगातार संवैधानिक पदों पर बैठे के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने भी आकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रेस की थी कि ठीक नहीं हो रहा है। तो सरकार को चिंता का विषय है संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से मजाक उड़ रहा है। 2014 से पहले, जो कि लोकतंत्री हमारा पर्व है,
हम लोकतंत्र और देश संविधान से चलता है, और जिस तरह की चीज़ें 2014 से पहले और 2014 के बाद देखने को मिल रही हैं और मोदी सरकार कर रही है, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने जब ये कहा कि अगर चुनाव आयोग में आयोग की नियुक्ति में सीजेआई जुड़ते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा होगा, ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए ठीक नहीं है, जो संविधान की भावना को आहत करता है। इस पर संवैधानिक पीठ ने कहा कि एक सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में भी सीजेआई शामिल थे, इससे लोकतंत्र को खतरा हुआ क्या? तो चुनाव आयोग के नियुक्ति पैनल में सीजेआई की एंट्री से लोकतंत्र को कैसे खतरा होगा? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मताधिकार वैधानिक नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है, इसीलिए चुनाव आयोग की नियुक्ति योग्यता और कार्यकाल के लिए कानून होना चाहिए। संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग से ही जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 324 चुनावों को कराने, नियंत्रित करने, दिशा निर्देश देने, देखरेख की जिम्मेदारी को शामिल करता है। अनुच्छेद 325 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को वोटर लिस्ट में शामिल ना करने और इसके आधार पर वोटिंग के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान रखता है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 327 चुनाव से जुड़े हुए प्रावधानों को लेकर संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल को चुनाव से जुड़े कानून बनाने की शक्ति देता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 329 चुनाव से जुड़े मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर अंकुश लगाता है। लेकिन देश में केवल सीईसी ही एक ऐसा पद नहीं है जिसको लेकर कॉलेजियम या फिर चयन कमेटी की बात हो रही है। देश में अब ऐसे 3 बड़े पदों की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और देश के सीजेआई या फिर गृह मंत्री की कमेटी से अध्यक्ष के नाम का चयन किया जाता है, जिसमें पहला पद है केंद्रीय सूचना आयुक्त का। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चयन कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और पीएम द्वारा नामित यानी कि नॉमिनेटेड मंत्री को शामिल किया जाता है। अगले जिसकी हम बात करने जा रहे हैं पद की, वो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। चयन कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री को शामिल किया जाता है। तीसरा है सीबीआई निदेशक। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। चयन कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजेआई को शामिल किया जाता है। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष, प्रतिस्पर्धा आयोग एवं केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के प्रमुख, सूचना आयुक्तों, केंद्र सरकार के सचिवों, आरबीआई गवर्नर, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण और पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण और वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार जैसे पदों पर नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ही करती है। तो फिर देश में चुनाव आयुक्तों का नाम तय करने के लिए कमेटी के गठन में सरकारों को समस्या और परेशानी क्या है और क्यों है, ये समझ से परे लगता है। और आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। बात पाकिस्तान की है जो अपनी नापाक हरकत से बाज आने वाला नहीं है और इसके लिए वहां की सरकार से लेकर सेना तक दिन रात साजिश रचते हैं। इन साजिशों को और ज्यादा ताकत देने के लिए पाकिस्तान में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख का ऐलान हुआ है जिनका नाम है सैयद आसिम मुनीर। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार ने आसिम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही नए सेना प्रमुख को लेकर कई दिन से चल रही अटकलों का दौर आज खत्म हो गया। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने ट्वीट करते हुए इसकी आधिकारिक भी जानकारी दी। मुनीर मौजूदा सेना प्रमुख जनरल यानी कि कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे। मुनीर आईएसआई का पूर्व चीफ रहा है, इसीलिए माना यह जाता है कि मुनीर अब भारत के खिलाफ नई साजिशें रचेगा।
कुछ दिन पहले नदन कमान के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि सीमा पार से करीब 16 लॉन्च पैड से 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में। ठंड का मौसम आते ही कश्मीर से सीमा पर बर्फबारी की शुरुआत हो जाती है। तापमान -20 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में यह वक्त कॉम्बिंग के लिए काफी ज्यादा परेशान वाला होता है, यानी कि ठंड और बर्फ में सीमा की मुस्तैदी से निगरानी करना बहुत मुश्किल परिस्थिति को पैदा कर देता है। और इसीलिए ये उन आतंकियों के लिए मुफीद समय होता है जो सीमा पार लॉन्च पैड पर तैयार बैठे हैं और किसी भी वक्त इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। यानी कि घुसपैठिए आतंकी सीमा से घुसपैठ करने के लिए इस समय को सबसे ज्यादा मुफीद मानते हैं। ये बात भारतीय सेना बहुत अच्छे से जानती है और इसीलिए आतंक के घुसपैठियों को खत्म करने के लिए लगातार बीएसएफ और सेना कड़ी कार्रवाई भी कर रही है, जिसका ऐलान चिनार कॉर्प्स के कमांडिंग ऑफिसर और नदन कमान के कमांडिंग ऑफिसर्स ने पहले कर दिया कि वो तैयार हैं, बस सेना आदेश दे तो पीओके, जिसे घुसपैठियों का घर माना जाता है, उसे हासिल करके छोड़ेंगे। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject. So therefore, it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the Government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. तो आपने सुना उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कहा। तैयारी पूरी है आतंकियों को जवाब देने के लिए। इससे पहले आपने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी देखी जो ये साफ बताती हैं कि बर्फ में घुसपैठिए कैसे घुसपैठ करते हैं और इनको ड्रोन्स के जरिए सीमा के इस पार से राशन, हथियार, बाकी जरूरी सामान मुहैया कराया जाता है। जाहिर है ठंड का मौसम आ चुका है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में घुसपैठियों का जमावड़ा काफी हद तक बढ़ चुका है और इसीलिए सेना इन जिलों में अपनी मुस्तैदी को भी बढ़ा चुकी है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो काफी खर्चीली भी होती है। इसके लिए लाखों सैनिकों को सीमा पर तैनात रहना होता है, जिससे काफी रक्षा बजट की जो सीमा है वो बढ़ जाती है। बर्फबारी की वजह से स्थानीय गांव वाले भी निचले मैदानों की तरफ चले जाते हैं और बर्फबारी की वजह से चरवाहे भी ऊपर की ओर नहीं जाते, ना ही उनके जानवर ऊपर जाते हैं, जिससे आतंकियों का कोई भी पूर्व सुराग मिलना या फिर किसी भी तरीके की हलचल होने का पता चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए घुसपैठिए इसी बर्फबारी का इंतजार करते हैं। करगिल युद्ध के वक्त आपको याद होगा पाकिस्तानी घुसपैठियों ने सेना के साथ मिलकर सबसे पहले उन्हीं सेना चौकियों पर कब्जा किया था जिनको भारतीय सेना बर्फबारी की वजह से छोड़कर निचले हिस्से में आ जाती है, क्योंकि दोनों ही देशों की सेनाओं ने उस वक्त सीज फायर का ऐलान कर रखा था। लेकिन सीमा पर सबसे पैनी नजर रखने वाले बीएसएफ इन दिनों एंटी ड्रोन मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे घुसपैठ तो रुकेगी ही, और अगर किसी वजह से घुसपैठिए सीमा पार कर भी लेते हैं तो इनको सीमा के इस पार किसी भी तरीके की मदद मुहैया ना हो, ना तो उनको सरवाइव करने के लिए राशन मिले, ना ही आतंक फैलाने के लिए हथियार मिल पाए। 1-2 साल से वो लोग ड्रोन के ज़रिए से स्मगलिंग करने के लिए एक तरीका अपनाया है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि जो इसमें एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस भी तेज़ी से टेक्नोलॉजी उभर रही है और इसके अलावा कन्वेंशनल स्ट्रैटेजीज भी हमारा जो फायर भी करते हैं। इसे अब देख रहे हैं कि कई बार प्रवेश नहीं कर पाते हैं, आने का कोशिश करते हैं, वापस भी चले जाते हैं। तो इसका डिटेक्शन जामिंग का भी टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार का मैं कह रहा हूँ कि जो पिछले 1-2 महीने की बात कहूँ कि वो घटने की दिशा में है। सैयद मुनीर को कमान सौंप दी गई है, लेकिन सैयद मुनीर कैसे भारत के खिलाफ साजिशें रच सकता है, कैसे भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, आपको सुनवाते हैं। ISI थे जब अपॉइंट हुए थे लेफ्टिनेंट जनरल, मगर ये सिर्फ 8 महीने रहे, क्योंकि इनकी फिर इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त
उनसे उनकी बनी नहीं, क्योंकि इन्होंने इमरान खान को कहा था कि जो करप्शन है आपके ही घर से हो रही है, अब इम्प्लाइंग कि जब उनकी जो वाइफ है वो शी वॉज इंडल्जिंग इन करप्शन, तो इमरान खान ने उनको रिमूव कर दिया था एज DGISI, और फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद बन गए थे DGISI। तो इनमें खटपट, नेचुरली अगर किसी को डिसमिस आप रिमूव करें एक बड़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट से, तो इमरान खान की सारी पॉलिटिक्स जो अप्रैल से चल रही है इसी बात पे चल रही थी कि एक तो मुझे प्राइम मिनिस्टर फिर से बनाया जाए, और दूसरा मैं अपॉइंट करूंगा नया आर्मी चीफ, और ये सरकार नए आर्मी चीफ को नहीं अपॉइंट करेगी क्योंकि इसको शक था कि ये आसिम मुनीर को अपॉइंट करेगी, ये सीनियर मोस्ट है और ये नहीं चाहता था कि आसिम मुनीर बने। घुसपैठ की ये चाल हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित होती है, लेकिन ये महज आतंकियों और हथियारों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि अफवाहों की भी घुसपैठ कराई जाती है। बीते दिनों पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर से भारतीय सीमा में स्थित गांव वालों के फोन पर कुछ इसी तरीके के मैसेजेस मिले हैं जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप जब ये मैसेज देखेंगे, इसमें यह साफ लिखा है कि सभी किसान जिनकी जमीन को सेना या बीजेपी के लोगों ने प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनकी फसल भी खराब हो गई, ना ही मुआवजा दिया गया था, वो ये ध्यान रखें कि एक बार फिर सेना और बीजेपी आपके खेतों को प्रशिक्षण के लिए लेने वाली है। यदि आप अपने नुकसान की भरपाई कराना चाहते हैं तो इन लोगों की तस्वीरें और डिटेल्स अपने पास रखें, ताकि जब भी ये लोग आपके पास आएं तो आप ये तस्वीरें और डिटेल्स हमें भेज दें, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। और इसी खबर के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।